प्यारे भैया बहनों, 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम विदेशी व्यापार इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विदेशी व्यापार 1947 से 1990 जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय से लेकर 1990 तक की हमारा विदेशी व्यापार का क्या स्थिति था, इस विषय को लेकर हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले विदेशी व्यापार की भूमिका को बतला दें। विदेशी व्यापार से आशय दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। विदेशी व्यापार दो प्रकार का होता है, आयात और निर्यात। आयात से अर्थ होता है दूसरे देशों से माल अपने देश में मंगाने से, और निर्यात से अर्थ देश से विदेशों को माल भेजे जाने से होता है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी को रॉबर्टसन के शब्दों में विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। तो विदेशी व्यापार किन कारणों से होता है, उनमें पहला, एक देश अपने प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग कर सकता है, अपने अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात कर सकता है। एक देश विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक देश प्राकृतिक संकट के समय आवश्यक तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। एक देश विदेशी व्यापार के द्वारा औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी, मशीनें तथा कच्चा माल प्राप्त कर सकता है। विदेशी व्यापार के ठीक प्रकार से नियंत्रण द्वारा रोजगार उत्पादन, कीमत औद्योगिकीकरण तथा देश के आर्थिक विकास पर उचित प्रभाव डाला जा सकता है। विदेशी व्यापार द्वारा ही दूसरे देशों से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सहायता तथा अन्य उपकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी व्यापार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था। विदेशी व्यापार की भूमिकाओं के बाद अब हम आते हैं भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं। पहला है कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण विदेशी व्यापार के मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है। दूसरा, आयातों में लगातार वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आयातों में अनिवार्यता के कारण आयातों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी। विश्व व्यापार रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत ने वर्ष 2013 में निर्यात एवं आयात दोनों में अपना रैंक बढ़ा लिया, जिससे वह विश्व का 19वां अग्रणी वस्तु निर्यातक एवं 12वां वस्तु आयातक देश बन गया। वैश्विक निर्यात एवं आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में क्रमशः 1.8 तथा 2.5% थी। अगला पॉइंट है आयात की संरचना में परिवर्तन। योजना काल में देश की आयात संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है। नियोजन काल के प्रारंभिक वर्षों में लोहा, इस्पात,
मशीन, परिवहन, उपस्कर आदि पूंजीगत सामान का बड़ी मात्रा में आयात किया गया। इन आयातित वस्तुओं का प्रयोग देश के पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करने के लिए किया गया। विकास के दूसरे चरण में अब देश में पूंजीगत उद्योगों का ढांचा तैयार हो चुका है। पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर औद्योगिक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अनुरक्षण वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। अगला पॉइंट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन की निरंतर प्रतिकूलता विदेशी विनिमय के संकट के कारण रही है। योजना अवधि में केवल 72, 73 तथा 76 से 70 के 2 वर्षों में ही भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। और अगला पॉइंट विदेशी व्यापार की दिशा का विस्तार। नियोजन काल में विगत 65 वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहां पहले भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन व अमेरिका का मुख्य स्थान था, अब भारत का विदेशी व्यापार विश्व के सभी महाद्वीपों तक फैला हुआ है। विदेशी व्यापार की विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं भारत के विदेशी व्यापार की समस्याएं। पहला, आयातों में तीव्र वृद्धि। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की शर्तों के दबाव में आयातों में उदारता का रुख अपनाने के कारण हमारे आयातों में निर्यातों की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन बढ़ता जा रहा है। दूसरा है निर्यात में अनुकूल वृद्धि न होना। भारत के आयात लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में निर्यातों में वृद्धि नहीं हो सकी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना काल में हमारे निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि आयातों की वृद्धि से कम रही है। तीसरा, घरेलू मांग में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि एवं योजनाबद्ध विकास से लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की घरेलू मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इससे निर्यात के लिए उपलब्ध माल में कमी हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब निर्यातकों को देश में ही ऊंचे मूल्य प्राप्त हो जाए तो वे निर्यात का जोखिम क्यों उठाने लगे। यही कारण है कि भारत से चाय, चीनी, सूती कपड़ा, जूट, तंबाकू तथा वनस्पति का निर्यात घटा है। चौथा पॉइंट, बढ़ती हुई कीमतें। योजना काल में घाटे की वित्त व्यवस्था का अत्यधिक सहारा लेना तथा स्थायित्व के अभाव में कीमत स्तर बहुत ऊंचा है। इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेशी कीमत स्तर से आयात को बढ़ावा मिला तथा ऊंची उत्पादन लागत से विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक पाने की शक्ति में कमी आई, जिससे देश का व्यापार संतुलन अधिक प्रतिकूल हुआ। पांचवा है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। भारत योजना काल के प्रारंभ से ही व्यापार संतुलन में घाटे की समस्या से जूझता रहा। व्यापार संतुलन में बढ़ता घाटा देश में विदेशी विनिमय की समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद अब हम आते हैं आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन। आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर
उनका कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादित किया जाता है, अर्थात आयात प्रतिस्थापन में देश की कुल पूर्ति के में आयातों के अंश को घटाया जाता है। निर्यात संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातकर्ताओं को अनुदान की राशि एवं बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद भारत के निर्यात व्यापार में धीमी वृद्धि के कारण, इसमें पहला है विदेशी प्रतियोगिता। भारत को अपनी वस्तुओं के निर्यात में विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इसका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तुएं। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं जैसे कि सूती कपड़े, जूट एवं जूट से बनी वस्तुओं के स्थानापन्न वस्तुएं आ जाने के कारण निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा है गुणवत्ता में कमी। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म कई प्रतियोगी देशों की तुलना में निम्न स्तर का है, जिसका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। चौथा है कीमतों की अधिकता। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विक्रय मूल्य अधिक होता है, फलस्वरूप विदेशी व्यापार में उचित स्थान नहीं बना पाती है और निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा है प्रचार की कमी। भारतीय वस्तुओं का विदेशों में प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि निर्यात हमारी आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रशुल्क नीतियाँ। कई देशों ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर ऊंची दर से आयात शुल्क एवं आयात मात्राएं की सीमाएं निर्धारित कर रखी है। परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुएं विदेशों में कम पहुंच पा रही है। इसके बाद अब हम आते हैं भारत के निर्यात संवर्धन के लिए सुझाव। इसमें पहला है उत्पादन लागत में कमी। भारतीय उत्पादकों को अपने उत्पादित वस्तुओं की लागतों में कमी लानी चाहिए ताकि वे विदेशी बाजार में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। दूसरा है गुणवत्ता में सुधार। भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता में मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी वस्तुओं की किस्मों एवं डिजाइनों में सुधार करना चाहिए। तीसरा व्यापक प्रचार। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उसके उपयोग तथा संबंध में व्यापक प्रचार विदेशों में किया जाना चाहिए। इससे निर्यात में वृद्धि होगी। चौथा है निर्यात विपणन में अनुसंधान। विदेशों में किन किन वस्तुओं की मांग है, किस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात किया जा सकता है, इसके संबंध में अनुसंधान करके उनके बाज़ारों को ढूंढा जाना चाहिए। अगला पॉइंट व्यापारिक समझौते। निर्यात में वृद्धि करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किए जा सकते हैं। इससे भारत में व्यापारिक वस्तुओं को विदेशों में ले जाकर बेचा जा सकेगा और निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात प्रोत्साहन प्रेरणाएं। सरकार को निर्यात संवर्धन के लिए अधिक प्रेरणाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए निर्यात सहायता एवं निर्यात अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट घरेलू उपभोग पर प्रतिबंध। विदेशों में अधिक मात्रा में निर्यात करने के लिए देश के भीतर वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। निर्यात करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर कम ब्याज दर पर बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए
और भारत के लिए निर्यातों में विविधता लाई जानी चाहिए। इसके लिए नए नए बाजार ढूंढकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की निर्यात की जानी चाहिए। इस तरह से भारत में विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए सुझाव हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।